ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ केयर। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है, आपको एक ही दफ़ा में समझ आएगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं और टॉपिक भी बहुत इजी है। लिखा हुआ है रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ केयर, मतलब जो हेल्थ केयर सेंटर होता है। हेल्थ केयर का मेनली मतलब क्या होता है कि जो हॉस्पिटल्स है, ऐसी जगह जहाँ पे एक नर्स या फिर एक हेल्थ प्रोफेशनल, एक डॉक्टर वगैरह काम कर रहा होता है, उसको हम हेल्थ केयर कहते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर। और हेल्थ केयर वो है जो एक नर्स एक मरीज़ को दे रहा होता है, जो पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हेल्थ केयर जो कि एक मरीज़ को दे रहे होते हैं उसको हम हेल्थ केयर कहते हैं। और जो हेल्थ केयर सेंटर होता है जहाँ पे एक मरीज़ आता है और वो आपसे हेल्थ केयर लेता है, उसको हम हेल्थ केयर सेंटर कहते हैं। अच्छा, अब इसमें इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है रोल ऑफ नर्सेज के। जब हम एक मरीज़ को एज ए नर्स जो है हेल्थ केयर देते हैं एज ए नर्स, ठीक है, तो हमारा रोल क्या है, हमें किस तरह होना चाहिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और किस तरह हम एक मरीज़ को केयर दे सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें समझनी है जो कि जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, अक्सर पेपर में भी यही कुछ डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती है। जैसे कि लिखा हुआ है प्रोफेशन। प्रोफेशन नॉर्मली हम क्या कहते हैं, कोई भी शोबा या कोई भी सर जॉब। पीपीटी नजर नहीं आ रही। पीपीटी नज़र नहीं आ रही? अब अब भी नज़र नहीं आ रही? नहीं सर। ये क्यों नज़र नहीं आ रही, ये तो गलत बात है। अब अब दे सही? हमारा अब सही धक्का है? नहीं दो बस नहीं दो। हेलो, अब पीपीटी नज़र आ रही है आपको? जी सर अभी नजर आ रही है। अच्छा, तो प्रोफेशन जो है वो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, कोई भी शोबा या कोई भी काम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टीचर है तो ये उसका प्रोफेशन है टीचिंग करना। एक ड्राइवर है तो उसका प्रोफेशन है गाड़ी चलाना। ठीक है, एक डॉक्टर है उसका प्रोफेशन है मरीज़ों का इलाज करना। तो हर बंदे का जो शोबा होता है, जो काम होता है, उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। तो हमें पहले प्रोफेशन को समझना है। ठीक है, ये लिखा है अ प्रोफेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज इन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव एजुकेशन। प्रोफेशन हम उस हर चीज़ को कह सकते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि एक एक्सटेंसिव नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है, और अ कॉलिंग दैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, मतलब जिसको स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, स्किल और किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ड्राइवर है। अब ड्राइवर अगर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती तो वो खुद से जाके नहीं चला सकता, उसको सीखना पड़ेगा, उसको जो है वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी तो ही जाके वो ड्राइव कर सकता है। उसके पास वो स्किल्स आएंगे, वो नॉलेज आएगा जिसके ज़रिए से वो गाड़ी चलाने के काबिल होगा। ठीक है, तो ही वो जाके आगे प्रोफेशनल बनेगा। तो इस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि हर वो काम जिसके लिए आपको ख़ास एक्सटेंसिव यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत है, कि अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं, उस काम के आप प्रोफेशनल हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि प्रोफेशनली जो है आप किस तरह, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोलॉन्ग स्पेशलाइज ट्रेनिंग टू एक्वायर अ बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, जिस तरह हम अगर नर्सेज बनने जा रहे हैं तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, पहले हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके हम एक रोल पे, एक स्पेसिफिक ओहदे पे जाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। दूसरी चीज़, इन ओरिएंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल टूवर्ड सर्विस आइदर टू कम्युनिटी और टू इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्रोफेशन होगा इससे बाकी लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए, किसी कम्युनिटी को या किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो इदारा होता है। ठीक है, जैसे कि टीचर है तो टीचर कम्युनिटी को भी फ़ायदा है उससे, और जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो पढ़ाता है, जहाँ उसके स्टूडेंट्स हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा है। तो जो भी प्रोफेशन होता है, ठीक है,
उससे लोगों को, कम्युनिटी को भी फ़ायदा होता है। ऑनगोइंग रिसर्च, कोड ऑफ एथिक्स, ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये कि हर प्रोफेशन के एक लिमिट्स होते हैं, कोड ऑफ एथिक होते हैं। कोड ऑफ एथिक्स मतलब एक अखलाकियात के दायरे के अंदर होता है। ऑटोनॉमी, खुद मुख्तार होते हैं, जो चीज़ उसको अच्छी समझ आ रही है, जो उसको लग रहा है कि ये सही है, ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो वो उसमें अपना फ़ैसला ले सकता है, ठीक है। और वो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों को हायर करता है। जैसे नर्स होगा तो वो किसी हॉस्पिटल में जाएगा, वो किसी ड्राइवर के पास नहीं जाएगा, तो उसका एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब आते हैं हम प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनलाइजेशन पे। इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों आपको शायद कंफ्यूज करें, लेकिन चीज़ बहुत सिंपल है। जैसे कि लिखा हुआ है, प्रोफेशनलिज्म रिफर टू द प्रोफेशनल कैरेक्टर। अब कोई टीचर है, वो अपना काम करता है, आके पढ़ाता है, ठीक है। जो बच्चों का काम है, मतलब जो उसका काम है, ठीक है, वो करें। उसका एक स्पिरिट है उस चीज़ के अंदर, एक तरीक़ाकार है, ठीक है, और उस तरीक़ाकार पे वो चल रहा है, ठीक है। और उसकी जो ज़िम्मेदारियां है वो अच्छे से पूरा करता है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कमिटमेंट्स है कि आपने ये काम करना है, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपने इस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए, ये टीचर की ज़िम्मेदारी है। अब अगर टीचर इन चीज़ों पे पूरा उतरता है और वो ये सब करता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनलिज्म। कि काम अच्छे से करना, जो भी आपके हवाले किया गया है वो आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपको अच्छा समझ आ रहा है, आप बिल्कुल सही से कर रहे हो, तो आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, आप एक प्रोफेशनलिज्म हो, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज़ प्रोफेशनलाइजेशन। प्रोफेशनलाइजेशन उस तरीक़ेकार को कहते हैं जिसके ज़रिए एक बंदा प्रोफेशनल बनता है। जैसे फ़र्स्ट टाइम अगर कोई गाड़ी सीखना चाह रहा है, ड्राइविंग करना सीखना चाह रहा है, ठीक है, तो उससे गाड़ी इधर उधर होगी, उसको समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे वो रोज़ाना सीखता जाएगा, उसको टाइम देगा, ठीक है, टाइम टू टाइम वो बेहतर होता जाएगा और एक दिन वो एक बेस्ट ड्राइवर बनेगा। ये जो वक्त गुज़रा, जो तरीका उसने अप्लाई किया और जो प्रोसेस से वो गुज़र गया, इस तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनलाइजेशन कहते हैं। जिसमें एक बंदा मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार सीखता है ताकि वो आगे जाके प्रोफेशनल बने, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनलाइजेशन में बहुत कम फ़र्क है। प्रोफेशनलाइजेशन या प्रोफेशनलिज्म जो है, जिस तरीके से एक बंदा काम कर रहा है, जो उसका जॉब है वो अच्छे तरीके से करे, वो प्रोफेशनलिज्म है। और इस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो जो उसको करना पड़ रहा है कि पहले वो सीखेगा, फिर वो बेहतर होगा, फिर वो मज़ीद बेहतर होगा, फिर वो जाके प्रोफेशनल बनेगा, इस प्रोसेस को हम प्रोफेशनलाइजेशन कहते हैं। ये समझ आया? थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजन होगी इसमें, ठीक है, लेकिन मैंने सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। आपको समझ आया ये? सर समझा। अच्छा जी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, मतलब एक अभी हमने प्रोफेशन पढ़ा, ठीक है, तो नर्सिंग भी एक प्रोफेशन है, एक शोबा है, एक जॉब है, ठीक है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, मतलब एक नर्स के प्रोफेशन के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? तो ये कह रहे वेल डिफाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको पता हो कि मेरा काम क्या है, मुझे किस तरीके से काम करना है, और आपके पास नॉलेज हो अपने काम के हवाले से, ठीक है। पहली खुसूसियत ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कॉन्स्टेंटली इन लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इम्प्रूव्स टेक्निक। वक्त के साथ साथ अपने आप को बेहतर बनाएं, टेक्निक्स, स्किल्स और बेसिकली जो साइंटिफिकली चीज़ें होती हैं उनको सीखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ पढ़ी है कभी 2-3 साल पहले या 5 साल पहले, और आज उस चीज़ में चेंज आया है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आई है, ठीक है, और आज भी आप वही कर रहे हैं जो आपने 5 साल पहले पढ़ा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने अप टू डेट रहना चाहिए। आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए जो न्यू आती है, ठीक है। तो न्यू इम्प्रूव होना चाहिए, न्यू चीज़ें सीखना चाहिए, न्यू टेक्निक्स पता होनी चाहिए। नंबर 3, इंटरेस्ट एजुकेशन ऑफ प्रैक्टिशनर। जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप जो प्रैक्टिस करेंगे उसको आपका पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप एक प्रोसेस करने जा रहे हैं, एक स्किल अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको पता हो पहले से कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, या मैं क्यों कर रहा हूँ।
अप्लाई नॉलेज इनटू प्रैक्टिस, जो नॉलेज आपके पास है उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो चीज़ आप करने से समझेंगे तो बोलने से उतना अच्छा नहीं समझेंगे, जितना आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ एक्शन इन अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। आपको जो है बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्शन मीन्स कि आपको अपने काम की आज़ादी हो, आपको ये पता हो कि मैंने क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आपका जो भी काम है उसमें किसी और का दखल ना हो कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जो काम जो आप सही तरीके से कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशनल नर्स, वही कि एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। वो केयरिंग होना चाहिए, मतलब दूसरों का ख्याल रखने वाला चाहिए। एम्पैथेटिक, हमदर्द होना चाहिए। कंपैशनेट, अपने काम के साथ पक्का होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। ऑर्गेनाइज्ड, काम को एक तरीके से करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक काम पहले करना चाहिए वो सबसे आखिर में डाल दो, जो सबसे आखिर में करना चाहिए वो सबसे पहले कर दो, ठीक है। चीज़ों को इधर उधर नहीं करना चाहिए। इमोशनली स्टेबल, आप दिमागी तौर पर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वीक नहीं हो, ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल में आप काम करेंगे, आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आएंगे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी या आपके सामने किसी की डेथ होगी, ठीक है। तो आप उनके साथ इमोशनली डिस्टर्ब ना हो। एज ए नर्स आपको प्रोफेशनली स्टेबल और इमोशनली स्टेबल होना चाहिए कि आप बिल्कुल, मतलब इस तरीके के हालात को अगर आप देखेंगे, जैसे किसी से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो आप साइड पे चले जाओ यार कि यार मुझसे नहीं देखा जा रहा, या फिर मैं इसका जो है नहीं हैंडल कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अडाप्टेबल, नई नई चीज़ें सीखना चाहिए, नई नई चीज़ों को इख्तियार करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकर, कोई मर्ज़ या कोई मसला जो आप पहली बार देख रहे हो या आपके पास वैसे भी कोई पेशेंट आया तो आपने उसको गौर से देखना है। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स कि आप उसको समझने की कोशिश करो कि ये जो बीमारी है किस वजह से हुई है, इसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं, इसको फैलने से कैसे रोक सकते हैं, या फिर जो मरीज़ है इसको हमने किस तरह बेहतरी की तरफ लेके आना है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये ऐसा हुआ क्यों, इसको हम रोक कैसे सकते थे, किस बीमारी जो है कौन सी दवाई से ये अच्छा होगा, कौन सी दवाई इसके ऊपर काम नहीं करेगी, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि आप किस तरह एक चीज़ को बेहतर बनाने के लिए अपना दिमाग लड़ा के सोच रहे होते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नॉलेजेबल, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कम्पिटेंस एंड गुड कम्युनिकेटर, लोगों के साथ आपके बात करने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। और आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल नर्स की खसूसियात है। अच्छा, अब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रूल्स, अब हम ये देखेंगे कि एक प्रोफेशनल नर्स जो है उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, उसका काम क्या है। काम बहुत इजी है, हमें पता है कि केयर देना है पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें बयान की गई है हम वो देखेंगे। स्पेशली मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, जो चीज़ आपको रेड कलर में नज़र आ रही है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और ये अक्सर इस तरीके के जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना वो इस तरीके के स्टेटमेंट से बनते हैं। नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर obtaining and maintaining specific knowledge and skills for a variety of special प्रोफेशनल रूल्स। अब ये मैंने आपको बता दिया कि नर्स के पास बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए ताकि वो अपना रोल, अपना काम सही से कर सके। अब ये क्या करना है, नर्स का काम क्या है, प्रोवाइड केयर एंड कंफर्ट, ठीक है। ये रेड किया हुआ है, नज़र आ रहा है ना, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है कि नर्स का काम क्या है। अब आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि नर्स का काम इज़ डैश, नीचे लिखा होगा, आपको 4-5 ऑप्शन दिए गए होंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक ऑप्शन इसमें होगा प्रोवाइड केयर एंड कंफर्ट। तो अगर आपने ये पीपीटी पढ़ी होगी, आपको ये पता होगा, तो आपको ये इजी लगेगा, आप इसमें वो ऑप्शन लगा देंगे। तो नर्स का काम क्या है, केयर देना है, आराम देना है, ठीक है। कंफर्ट का मतलब होता है आराम देना। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे नर्स का यही काम होता है। नर्स इज़ कंसर्न फॉर द मीटिंग पेशेंट्स नीड, पेशेंट की ज़रूरत जो होती है उसको पूरी करनी है। रिमेन द सेम वेदर केयर फोकसेस ऑन हेल्थ प्रोफेशनलिज्म इन इलनेस प्रिवेंशन डिजीजेस एंड सिम्टम मैनेजमेंट फैमिली सपोर्ट। अच्छा,
आपने फैमिली उसकी मतलब मरीज़ की जो फैमिली होती है उनको सपोर्ट करना है इमोशनली, ठीक है। जो मरीज़ के साइन सिम्टम होते हैं, बीमारी के जो अलामात होते हैं, उनको प्रिवेंट करना है ताकि बीमारी ज़्यादा ना फैले। हेल्थ प्रमोशन करना है कि उसको सेहत की तरफ हम वापस लेके आएँ, ठीक है। और अगर उसकी डेथ हो जाए, किसी मरीज़ की डेथ हो जाए, तो भी आपने उसको जो है वो ख़याल करना है कि डेथ के बाद आपने उसको किस तरीके से रुखसत करना है और किस तरीके से आपने उसका जो आखिरी उसकी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, आखिरी जो मतलब मरीज़ को किस तरह बंद करना है, कफ़न पहनाना है, या जो भी एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा नर्स के जो रोल्स है वो क्या है? केयर गिवर है, ख्याल रखने वाला है, कम्युनिकेटर है, लोगों के साथ बात करने वाला है, क्योंकि आपसे पूछेंगे लोग कि हमारा मरीज़ है, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह इसका ख्याल रखें, क्या चीज़ें करना चाहिए क्या नहीं, तो आप उनके साथ बात करेंगे अच्छे से, आप कम्युनिकेटर होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टीचर होगा, मतलब नर्स एज ए टीचर भी काम कर सकता है। टीचर मीन्स कि ये नहीं कि आप बच्चों को पढ़ाएं, टीचर ये कि आप एजुकेशन दें लोगों को, हेल्थ के बारे में एजुकेटर होने चाहिए। क्लाइंट एडवोकेट का मकसद ये होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, एक एक मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलें ये एक एक डिस्कस किया हुआ है। केयर गिवर लिखा हुआ है, रोल हैज़ ट्रेडिशनली इंक्लूड द एक्टिविटीज़ दैट असिस्ट द क्लाइंट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। जो मरीज़ है उसकी बुनियादी मतलब उसकी बॉडी की क्या ज़रूरत है, उसकी दिमाग की क्या ज़रूरत है, साइकोलॉजिकली वो कैसा है, ठीक है, और फिज़िकली वो कैसा है, और इन चीज़ों की हम उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे। द रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड नर्सिंग एक्शन में इन्वॉल्व फुल केयर फॉर द कम्प्लीटली डिपेंडेंट क्लाइंट। कुछ ऐसे मरीज़ आते हैं जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कुछ भी अपने से नहीं कर सकते। आपने उसको वॉशरूम लेके जाना है, आपने उसको खाना देना है, आपने उसका मसाज करना है, आपने उसका ख्याल रखना है, फुली कम्प्लीटली वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो एक नर्स का काम होता है कि ये काम सारे करें। पार्शियल केयर फॉर द पार्शियली डिपेंडेंट क्लाइंट। कुछ ऐसे होते हैं मरीज़ जो अपने पार्शियल डिपेंडेंट होते हैं। पार्शियल डिपेंडेंट मीन्स के कुछ काम वो अपने खुद से कर सकता है, कुछ आपने उसके करने हैं, ठीक है। एंड सपोर्टिव एजुकेटिव केयर टू असिस्ट क्लाइंट। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपने जस्ट सपोर्ट करना होता है, आपने उनको एजुकेशन देनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एज अ केयर गिवर आप एक मरीज़ को दे सकते हो। इन अटेनिंग देयर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। ये सारी चीज़ें आप क्यों करोगे? ताकि वो अपना हाईएस्ट हेल्थ वो जो है हासिल करे। केयर गिविंग इनकम्पासेस द फिजिकल, साइकोसोशल डेवलपमेंट, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लेवल। अगर आप एक नर्स है, ठीक है, और आप एक एज अ नर्स एक मरीज़ को केयर दे रहे हैं, तो आप उसका कोई भी उसके मरीज़ों के दरमियान फ़र्क नहीं करेंगे। मतलब आप ये नहीं देखेंगे कि ये मेरी ज़बान का है तो मैं इसका अच्छे से ख़्याल रखूँगा, या ये मेरे मज़हब का है तो मैं अच्छे से ख़्याल रखूँगा, ठीक है। या वो आपके साथ उसकी दोस्ती है तो भाई ये मेरा दोस्त है, मैं अच्छे से ख़्याल रखूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है। दूसरा है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर मीन्स जो मैंने आपको बताया कि आप कम्युनिकेट करेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, ठीक है। आप जो है उनके क्लाइंट के साथ, उनके फैमिली के साथ, या फिर अदर जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर है, नर्सेज है, ठीक है, या कम्युनिटी के अदर लोग हैं, ठीक है, उनके साथ आप बात करेंगे तो आप कम्युनिकेटर हो गए उनके लिए। एंड रोल ऑफ कम्युनिकेटर, नर्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड देन कम्युनिकेट दीज वर्बली और इन राइटिंग। जैसे कि मरीज़ को कोई मसला है, ठीक है, तो एज अ कम्युनिकेटर आपका क्या काम है कि आप उस मर्ज़ को, उस मसले को पहचानो, उसको या तो वर्बली किसी डॉक्टर को बताओ अगर डॉक्टर को बताने की नीड है, ठीक है, या फिर किसी दूसरे नर्स को बताओ, ठीक है, या फिर उसको रिटन में आपके पास होना चाहिए। जैसे कि डॉक्यूमेंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप जो भी काम करोगे आपके पास वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। या अगर आपको डॉक्टर कुछ बताता है करने के लिए कि आप ये काम करो, आप मरीज़ को एनजी पास करो, आप उनको आईवी पास करो, तो वो आपको डॉक्यूमेंट में देगा, आपको लिख के देगा कि ये काम करो, ठीक है। वरना डॉक्टर आपको, आपने अगर ख़ुद से किया या आपने
लिख के नहीं लिया डॉक्टर से, तो डॉक्टर अगर उसके ऊपर कोई रिएक्शन हुआ, कोई मसला हुआ, डॉक्टर वो कर सकता है, वो आपको कहेगा कि मैंने दवाई दी है, तो फिर एक नर्स के ऊपर जो है वो सारा बर्डन आता है, उसके ऊपर केसेस बन जाते हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो रिटन में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ठीक है। और ये आप एज अ कम्युनिकेटर भी इस तरीके से यूज़ करोगे। अच्छा, कम्युनिकेशन जो है नर्सिंग केयर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। द नर्स मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली इन ऑर्डर टू फॉर अ क्लाइंट्स हेल्थ केयर। अब ऐसा भी नहीं है कि मरीज़ को कोई एक मसला है और आप उसको कोई दूसरा मसला बता रहे हो, उसको कैंसर है आप उसको बता रहे हो कि नहीं आपको तो एड्स है, ठीक है, या उसको एड्स है और आप उसको कोई दूसरी बीमारी बता रहे हो, तो वो फिर उसका जो मसला होगा उसमें ही वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद वो मेंटली, साइको सोशली, साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, नंबर 3 इज़ टीचर एंड एजुकेटर। टीचर और एजुकेटर का मैंने आपको बता दिया कि हेल्प्स लर्न अबाउट दियर हेल्थ एंड द हेल्थ केयर प्रोसीजर। आप मरीज़ को बताओगे कि आपको कैसे, किस तरीके से केयर दिया जा रहा है, या आपको जो है क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, या आप जो प्रोसेस उसके साथ करने जा रहे हो, उसको आईवी पास करने जा रहे हो या कोई ट्यूब पास करने जा रहे हो, ठीक है। तो आप उसको पहले बताओगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये प्रोसीजर ज़रूरी क्यों है, या किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी होती हैं पहले, और उसकी इजाज़त लेनी होती है। एज एन एजुकेटर नर्स एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड फैक्ट्स अबाउट हेल्थ, क्योंकि आपसे मरीज़ पूछेगा तो आपने उसको बहुत सारी चीज़ें, हकीकत बतानी है अबाउट हेल्थ, डिस्क्राइब द रीज़न फॉर रूटीन केयर एक्टिविटीज़, डिमॉन्स्ट्रेट प्रोसीजर्स। आपने उसको ये भी बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर जाओगे तो घर में आपने अपने आप का ख्याल कैसे रखना है, आपने आईवी चेंज कैसे करनी है, आपने दवाई किस तरह लेनी है, ठीक है। या फिर जो लर्निंग चीज़ें होती हैं कि आप एहतियात कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आप बताओगे मरीज़ को, तो आप उसके लिए एक टीचर एजुकेटर बन गए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सम टाइम पेशेंट टीचिंग इज़ अनप्लान्ड एंड इनफॉर्मल। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को आप कुछ भी बता देते हो, जैसे कि कभी कभी बंदा गुस्सा भी कर लेता है, ठीक है। जैसे कह लिखा है फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अ कैजुअल कन्वर्सेशन नर्स रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन अबाउट द रीज़न फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। जैसे कि आपसे मरीज़ पूछ सकता है, ठीक है, कि भाई आप ये मुझे जो ड्रिप लगा रहे हो या जो इंजेक्शन लगा रहे हो, ये मुझे आप क्यों लगा रहे हो, इसका क्या फ़ायदा होगा। तो आप उसको इस तरह इनफॉर्मल चीज़ें बताओगे, ठीक है। मतलब आप उसको जवाब दोगे कि इसलिए होता है, इसलिए होता है। आप यहाँ भी एज अ टीचर एजुकेटर बनते हो। अच्छा, अ हेल्थ इशू सच ए स्मोकिंग सीजेशन, कि आप स्मोकिंग रोकेंगे। अगर वो आपसे स्मोकिंग के बारे में पूछता है तो आप उसको ये बताओगे कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, उसका जो है फ़ायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं। आर नेसेसरी लाइफ स्टाइल चेंजेस, या अपने लाइफ स्टाइल में आपने क्या क्या चेंजेस लेके आनी है जो कि ज़रूरी होती है। स्मोकिंग नहीं करनी है, अच्छे से खाना खाना है, अपनी सफाई का ख्याल रखना है, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंजेस जिसको हम कहते हैं। Other teaching activities are planned in more formal, such as when the nurse teach patient to self-administer insulin injection. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे इनफॉर्मल में कोई मेडिकल प्रोसीजर नहीं है कि वो अपने आप को इंजेक्शन लगाएं या फिर इस तरह, वो इनफॉर्मल चीज़ें। फॉर्मल चीज़ें ये होती हैं कि आप, जैसे कुछ लोग मरीज़ ऐसे होते हैं डायबिटीज़ के, वो अपने आप को इंसुलिन लगाते हैं खुद ही, ठीक है। तो अब ये फॉर्मल में आता है। फॉर्मल मीन्स कि उसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल वेन में लगाने की है, या फिर आई एम मसल में लगाने की है, ठीक है, और वो कहीं और लगाता है, किसी और तरीके से लगाता है, तो मसला हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे काम नहीं करेगा, उल्टा कुछ ही कोई ख़तरनाक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल का बता रहे हैं, तो फॉर्मल का मकसद ये है कि जो भी इंजेक्शंस वगैरह है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो आपने उसको सही तरीका बताना है कि ये किस तरह आपने लगाना है, जो कि एपिडर्मस के नीचे लगाया जाता है, बिल्कुल स्किन में लगाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बतानी होती है, फॉर्मल चीज़ें होती है, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी चेंज नहीं चलता। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंट एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है, वकील, ठीक है।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मरीज़ के वकील बनते हो, क्योंकि उसको उसके हुकूक नहीं मिलते या उसके जो राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसके वकील बनते हो। वकील मीन्स ये नहीं होता कि आप उसके साथ अदालत में जाओगे, मतलब उसको अपने हुकूक दोगे, जो उसके ज़रूरियात है या उसकी जो उसका जो हक़ है उसको जो मिलना चाहिए वो आप उसको दोगे, तो आप एज आ एडवोकेट आप उसके लिए काम कर रहे हो। In this role, the nurse may represent the client's need and wishes to other health professional। मतलब ये कि जो मरीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो आप मरीज़ को देना चाहोगे, आप मरीज़ को ये बताओगे कि ये आपका हक़ है। अगर वो उसको नहीं मिल रहा तो आप अदर प्रोफेशनल जो अदर लोग होते हैं उनको आप बताते हो कि भाई इसको ये इस चीज़ की ज़रूरत है, आप ये उनको दे दें, ठीक है, और ये उसका हक़ है। सच इज़ रिलाइंग द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरीज़ को अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता, तो अगर वो जानना चाहता है कि भाई मुझे क्या बीमारी है मुझे बता दो, तो ये उसका हक़ है कि आप उसको बता दो। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि वो नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उनके फैमिली को नहीं बताना चाहते। कभी कभी मरीज़ ख़ुद ये चाहता है कि मेरी बीमारी का किसी दूसरे बंदे को पता ना चले, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप वो चीज़ ना बताओ, वो आपके पास एक राज है, एक सीक्रेट है, तो ये उसके हुकूक है। आप इस सिचुएशन में उसके लिए एक एडवोकेट बनते हो, ठीक है। दे आल्सो असिस्ट क्लाइंट इन एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स एंड हेल्प देम स्पीक फॉर देमसेल्फ। और आप उसके साथ साथ मरीज़ को ये भी बताते हो कि आपने अपने लिए कैसे बात करनी है, आपने किस तरीके से चीज़ें मांगनी है, या आपके क्या क्या हक़ है। अगर एक हॉस्पिटल में आप जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब आप मरीज़ को बताते हो तो, और उनको अपने हुकूक का, उनको अपने ज़रूरियात का पता चलता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, आप उस सिचुएशन में उनके लिए एक एडवोकेट का रोल प्ले करते हो। दूसरा है नहीं, नेक्स्ट है काउंसलर। काउंसलर जो है, काउंसलर का असल में मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊँ, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, किसी दुकानदार के पास जाते हो और आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप ऐसे ही चेक करते हो कि यार ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हैंड फ्री है, मैं देखता हूँ कि ये हैंड फ्री यार अच्छी तो लग रही है लेकिन चले छोड़ देते, नहीं लेता मैं, ठीक है, या फिर इसका कलर मुझे सही नहीं लग रहा। अब दुकानदार क्या करता है, आपको उस चीज़ की इतनी तारीफ़ करता है, इतनी तारीफ़ करता है कि आप उस वो चीज़ लेने पे मजबूर हो जाते हो। इस चीज़ को कहते हैं काउंसलिंग, ठीक है, कि आप किसी बंदे को इस तरह किसी चीज़ के बारे में मुतमईन करो, उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करवाओ कि वो उस चीज़ को अच्छे से समझें और उस चीज़ को ले लें, ठीक है। मैंने आपको शॉपकीपर की एग्ज़ाम्पल दी है, लेकिन जब हम मरीज़ की बात करते हैं तो मरीज़ में हम उसके मर्ज़ को पहचानने के लिए करते हैं, या फिर अगर उसको कोई बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे बस 1-2 दिन मेरे बाकी है, मैं तो गया, ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है इसमें फिर हम मरीज़ की काउंसलिंग करते हैं। मरीज़ को ये बताते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, सही हो जाएगा, टेंशन ना लो, आप अपनी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ टाइम पे खाओ, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये काउंसलिंग कहलाता है। जैसे कि लिखा हुआ है, ऑफ अ हेल्पिंग अ क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम। उसको दिमागी कोई मसला है या सोशल प्रॉब्लम है कोई, आप उसको उस मसले से निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते हो, उसकी हेल्प करते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है काउंसलर। या उसके अपने बीवी के साथ ताल्लुक़ ख़राब है, फैमिली में किसी के साथ बातचीत नहीं करता, जब आप उनके इस ताल्लुक़ को वापस जोड़ोगे, अच्छे ताल्लुकात बनाओगे, ठीक है, ये काउंसलिंग कहलाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आप उसको इमोशनली सपोर्ट करते हो, साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पर उसको जो है वो सपोर्ट करते हो, तो ये काउंसलर में आता है, ठीक है। द नर्स काउंसल्स प्राइमरी हेल्दी इंडिविजुअल विद नॉर्मल एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज एंड फोकस ऑन हेल्पिंग टू पर्सन डेवलप न्यू एटीट्यूड, फीलिंग एंड बिहेवियर। वही बात फिर से कि आप मरीज़ को बता रहे हो कि भाई कुछ नया करो, नए फीलिंग्स लेके आओ, कुछ
अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो तो आप उसके बजाय कोई अच्छा काम करो ताकि आपको स्मोकिंग के लिए टाइम ही ना मिले, ठीक है। हम इस तरह जब मरीज़ को साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पर उसका काउंसलिंग करते हैं तो हम उस टाइम क्या बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, ठीक है। काउंसलर का सिंपल मकसद यही है, किसी मरीज़ को मुतमईन करना, किसी काम के लिए मुतमईन करना, उसको इतना अच्छा बताना कि वो उस काम करने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा चेंज एजेंट, द नर्स एक्ट एज अ चेंज एजेंट व्हेन असिस्टिंग क्लाइंट टू मेक मॉडिफिकेशन इन देयर बिहेवियर। चेंज एजेंट नाम से ही पता चलता है किसी चीज़ को चेंज करने वाला बनना, ठीक है। अब यही मैंने आपको बता दिया, अगर आप किसी मरीज़ का बिहेवियर चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो शराब पीना छोड़ दें, वो स्मोकिंग करना छोड़ दें, तो आप उसको उस चीज़ करने पे मजबूर करोगे, ठीक है। मजबूर ऐसे कि ज़बरदस्ती नहीं, आप उनको ऐसी चीज़ें बताओगे, आप उसको बताओगे कि भाई आप सिगरेट पियोगे, स्मोकिंग करोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, कैंसर से आपकी डेथ हो सकती है, फिर आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा। आप उसको इमोशनली इस तरह सपोर्ट करोगे, इमोशनली जो है उसको बताओगे कि यार ये नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। तो शायद वो चीज़ छोड़ने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। तो चेंज एजेंट भी है एज ए नर्स। इसके अलावा लीडर, लीडर क्या होता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन्फ्लुएंस अदर टू वर्क टुगेदर एंड अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल। आप दूसरे लोगों के, दूसरे जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, आपसे जो जूनियर होते हैं, उनके लिए एक लीडर बनते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट लेवल पे जाते हो, या तो आप किसी मरीज़ के लिए लीडर हो, मरीज़ आपको मानता है, आपको फॉलो करता है कि ये मुझे जो कह रहा है वो मैं करूँगा, ठीक है। किसी फैमिली के लिए, जिस मरीज़ की फैमिली है, या बहुत सारे मरीज़ हैं, या कॉलीग्स है, कॉलीग्स मीन जो आपके साथ काम करने वाले होते हैं, ठीक है। या फिर पूरी कम्युनिटी, वो आपको एज अ हेल्थ प्रोफेशनल मानते हैं, उनको पता होता है कि ये भाई वो बहुत अच्छा बंदा है, इसको पता है हेल्थ के बारे में, तो आपको एज ए लीडर मानेंगे, ठीक है। और आपका मकसद क्या होगा, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को हेल्थ की तरफ लेके आना, ठीक है, और स्किल्स उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें एज ए लीडर क्वालिटी होती है। इसके अलावा है मैनेजर। मैनेजर क्या होता है, किसी चीज़ को मैनेज करना, ठीक है। डिलीगेट नर्सिंग एक्टिविटीज़ टू एंसिलरी वर्कर्स एंड अदर नर्सेज। अगर आपके पास नीचे कोई काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको मैनेज करना है, उनको काम सिखाना है, ठीक है। या कोई अदर नर्सेज है, उनको उनके पास जो है उनके साथ हेल्प करना है। एंड सुपरवाइजेज एंड एवेलुएट देयर परफॉर्मेंसेज। उनके परफॉर्मेंस को देखोगे कि वो जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है, कोई मसला होता है, आप उनको बताओगे, तो आप ये सारी चीज़ें मैनेज करोगे, यहाँ पे एक मैनेजर आप बनते हो, ठीक है। नीचे भी वही सारी वही चीज़ लिखी हुई है कि आपको जो है आपके पास अथॉरिटी है, ठीक है। आपके पास आप जवाबदेह हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि ये काम जब ऐसा हो रहा था तो आप कहाँ थे, आपने क्यों इनको मना नहीं किया। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, तो एज ए मैनेजर भी काम करते हैं। इसके अलावा रिसर्च कंज्यूमर। रिसर्च कंज्यूमर, जो भी मसला है, जो भी आपके पास पेशेंट आता है, तो आप कोशिश करें कि उस मरीज़ के ऊपर एक रिसर्च करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई 3 4 5 साल पहले एक चीज़ पढ़ी है, तो आज वो ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ हो, आज शायद उसमें कोई नई नई चीज़ें आई हो। तो आप रिसर्च करते रहें, आप नई नई चीज़ें सीखें, ठीक है। हैव सम अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस एंड लैंग्वेज ऑफ रिसर्च। आपको अवेयरनेस पता होना चाहिए, आपको रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई ह्यूमन राइट्स की बात है कि एक मरीज़ को ये चीज़ें मिलनी चाहिए, एक इंसान के क्या क्या हुकूक है, तो उस मामले में आपको बहुत हसास होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेट इन द आइडेंटिफिकेशन इन सिग्निफिकेंट रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, कोई रिसर्चेबल चीज़ें हैं जिस पे रिसर्च हो सकती हैं, जिस पे नई नई चीज़ें आपको पता लग सकती हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करें। बी आर डिस्क्रिमिनेटिंग कंज्यूमर ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। और एक अपने लिए एक अलग मकाम बनाए। एक डिस्क्रिमिनेटिंग कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि आपके पास दूसरे बंदे से ज़्यादा नॉलेज हो, आपके आपके और दूसरे बंदों में जो है फ़र्क, ठीक है। एक्सपेंडेड कैरियर रोल्स। एक्सपेंडेड कैरियर रोल्स मीन्स कि जैसे जैसे रिसर्चेस होंगे, ज़्यादा चीज़ें आएंगी, तो आपका कैरियर बढ़ता जाएगा, आपका काम बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा बड़े पोस्ट पे जाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। कैरियर डेवलपमेंट
innovation in healthcare, expanding healthcare systems and practice setting, and the increasing need of the patient have been stimuli for new nursing rules. मतलब आप देखोगे कि मरीज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनको पूरा करोगे, आप नए नए रिसर्चेस करोगे तो आपका कैरियर, आपके रूल्स बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे रूल हमने भी पढ़े नर्स के। टुडे द मेजॉरिटी ऑफ नर्सेज प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल सेटिंग फॉलोड बाय द कम्युनिटी बेस्ड केयर। जो आजकल के नर्सेज हैं, ठीक है, तो वो कम्युनिटी को ज़्यादातर ट्रीट करते हैं कि कम्युनिटी को किस तरह ट्रीट करना है, या जो एम्बुलेटरी केयर होता है, इमरजेंसी केयर किस तरह देना है, ठीक है। या फिर नर्सिंग होम होते हैं, नर्सिंग होम जो है वहाँ पे वो पेशेंट्स होते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत कम है, जो इंग्लिश कंट्रीज जो बाहर के लोग होते हैं वहाँ पे नर्सिंग होम होते हैं, वहाँ पे वो अपने बूढ़ों को लेके जाते हैं, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और वो उनका ख्याल रखते हैं। तो एज ए नर्स आप वहाँ उनका भी ख्याल रख सकते हैं। तो आपके रोल्स, आपके काम इस तरीके से क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट नर्सिंग रोल। और ये हमारा दूसरा चैप्टर कवर हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, चीज़ें समझ आ गई होगी। इसमें अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप